हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में आज से हम शुरुआत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, हमें आगे डिस्कस करना है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जावा के सारे इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हम जावा के थ्रू डीएसए इम्प्लीमेंट करते हैं तो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सारी प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को अगर हमें मैच करना है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स कहीं ना कहीं हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं और कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, कई इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। अब चूंकि ये जितने भी जावा ने एल्गोरिथम्स या जो लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, या जावा ने जो कलेक्शन फ्रेमवर्क हमको प्रोवाइड किया है, वो जेनरिक बेस्ड है। और चूंकि अभी तक की प्रोग्रामिंग में हमने जेनरिक को समझा नहीं है, कैसे हम जनरलाइज क्लासेस लिख पाएँ, ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर। चूँकि आगे हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क को डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो फिर हम पहले समझेंगे जेनरिक्स क्या होता है, जेनरिक के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अगले 3-4 लेक्चर में हम अलग अलग लेवल पर इसको समझेंगे और फिर हम एलिजिबल होंगे कि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को स्टार्ट कर पाएँ, या कलेक्शन फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज़ को वन बाय वन पढ़ना, प्रैक्टिकल करना शुरू कर पाएँ। तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज ये सिर्फ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जेनरिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इन वाई वी रिक्वायर जेनरिक्स, क्यों ज़रूरी है। हालांकि मैंने आपको समराइज़ किया है कि अल्टीमेटली जब मैं डेटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंट करूँगा, जावा में कई सारे एल्गोरिथम्स को यूज़ करूँगा, तो जावा ने जो लाइब्रेरी आपको बना के प्रोवाइड की है वो सब कुछ जेनरिक बेस्ड है। तो उस एनवायरनमेंट को यूज़ कैसे करोगे आप, आपको उसके पहले क्लैरिटी डेवलप करना पड़ेगी थोड़ी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ कि जेनरिक्स का टर्म क्या है, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड जो डे टू डे लाइफ में आपको दिखेंगे प्रोग्रामिंग में। जैसे कई बार हम कोई कलेक्शन में काम करेंगे, अरे लिस्ट कोई कलेक्शन है, और अरे लिस्ट का अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा मान लिया, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर ऐसा कुछ पैरामीटर दिया रहता है एंगुलर ब्रैकेट में। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इसका रोल क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मतलब ये बता रहा है कि ये एक जेनरिक क्लास है और ये हर तरह के डेटा टाइप को हैंडल कर पाएगी। मतलब जावा ने ऐसा नहीं किया है कि अगर मुझे इंटीजर का कलेक्शन बनाना हो तो अलग क्लास बनाओ, डबल फ्लोट वैल्यू का कलेक्शन अलग क्लास बनाओ, स्ट्रिंग के कलेक्शन के लिए अलग बनाओ, या कल मुझे एम्प्लॉई, स्टूडेंट, अकाउंट्स, कस्टमर्स की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो फिर जाके आप उनके लिए अलग अलग डेटा टाइप बनाओ। कुछ भी नहीं करना है आपको, एक सिंगल कलेक्शन जो है वो सारे डेटा टाइप को हैंडल करेगा। क्लियर। जहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन की बात होगी तो कुछ ऐसे भी हमको कीवर्ड आगे मिलेंगे कि आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा टी एक्सटेंड्स, और कोई क्लास का नाम आ गया यहाँ पे, सपोज नंबर या कंपेरेबल, आपने मान लिया कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट कर दिया, तो इस तरह के कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, टी एक्सटेंड्स, नंबर, कंपेरेबल, इस तरह के थॉट आएंगे। या फिर कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि आप कलेक्शन एपीआई कहीं यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते करते कहीं लिखा हुआ गया क्वेश्चन मार्क और सुपर, और फिर यहाँ पर कोई क्लास का नाम दे दिया कि सपोज ये ऑब्जेक्ट क्लास है यहाँ पर। तो ये जो टर्म आ गया प्रोग्रामिंग में आपको डे टू डे लाइफ में दिखेगी, मतलब जब भी आप कलेक्शन फ्रेमवर्क खोलोगे तो मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे आपको कहीं ना कहीं टी दिखेगा एंगुलर ब्रैकेट में, दैट डिफाइंस द टाइप पैरामीटर, जेनरिक टाइप पैरामीटर। कई जगह आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड मिलेगा कि हम किसी अपर बाउंड क्लास को डिफाइन कर पाएँ कि इसकी जो डाउनलाइन क्लासेस है मैं उन्हीं को यहाँ पर यूज़ कर पाऊँ, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए। या फिर सुपर के थ्रू आ जाए कि लोअर बाउंड दे दिया आपने। क्लियर। यहाँ पर ये मैंने ऑब्जेक्ट क्लास तो टॉप लेवल की लिख दी है, यहाँ पर मैंने सपोज कोई क्लास लिख दी हमारी एम्प्लॉई, कि यहाँ पर कोई लोअर बाउंड आप डिफाइन कर दो कि इसकी पेरेंट क्लास कभी यूज़ कर लूँ जिसकी लोअर क्लास कौन हो, एम्प्लॉई हो। ये जो तरीके हैं एक्सटेंड और सुपर के, ये कीवर्ड आपको मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे दिखेंगे। कहीं ना कहीं जब हम कलेक्शन को यूज़ करेंगे तो आप इन कीवर्ड्स को अब डे टू डे लाइफ में देखोगे, समझोगे।
तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम ये है क्या। अगर मैं डायरेक्टली किसी कलेक्शन पे काम करने जा रहा हूँ और मुझे कहीं क्वेश्चन मार्क, कहीं एक्सटेंड, कहीं सुपर, कहीं सिंपल टी, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो ये सब है क्या, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो इस पूरे को समझने के लिए हम प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो आज हम पहले समझेंगे कि जेनरिक होता क्या है, उसके नीड क्या है। जैसे मैंने बोला अभी कि ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी कलेक्शन फ्रेमवर्क में जहाँ पर पासिंग पैरामीटर्स में इस टाइप की चीज़ें आपको देखने में मिलेगी। इनको बोलते क्या हैं, ये सब कुछ भी मैं आने वाले 2-3 लेक्चर में कवर करूँगा। तो हमें बने रहना लेक्चर में लगातार। और ये अब चूँकि इंटरव्यू के लिए हॉट फेवरेट टॉपिक है, कहीं भी जावा में अगर आप डेवलपर लेवल का इंटरव्यू फेस करोगे तो बिना कलेक्शन को असेस किए कोई कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी, ये कंफर्म है। इवन अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जावा के थ्रू अगर डीएसए को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो भी ये टॉपिक उतना ही सपोर्ट देगा हमको। हम बार बार स्टैक क्यूज के जाके कोड खुद से नहीं लिखेंगे, हमारे पास लाइब्रेरी दी है कलेक्शन फ्रेमवर्क ने, हम सीधे उसके इंटरफेस या क्लासेस को यूज़ करेंगे और उसकी मेथड को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे कहीं पर भी। तो ये उसका फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे मिलेगा ये हमको सीखना है। अब टॉपिक बड़ा है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये डेवलपर लेवल पर कोर जावा का लास्ट टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है। अच्छा, हमको डिटेल में सब कुछ बात करनी है तो टाइम टेकिंग है, थोड़ा लंबा चलेगा कलेक्शन का मामला। देखते हैं अपन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जेनरिक अलाउज अस टू क्रिएट क्लासेस, इंटरफेसेस एंड मेथड्स दैट कैन वर्क विथ एनी डेटा टाइप। ये बहुत जनरल बात है, बिल्कुल सिंपल बात हो गई कि अब मैं ऐसी क्लास बना सकता हूँ, ऐसे इंटरफेस बना सकता हूँ, ऐसी मेथड्स बना सकता हूँ जो अलग अलग डेटा टाइप को हैंडल कर पाए। मतलब मैं एक क्लास बनाऊंगा जो कई तरह के डेटा टाइप को डील कर पाएगी, मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा जो आपको कई तरह के डेटा टाइप को डील करने का पावर प्रोवाइड करेगा। ऐसे हम मेथड्स बना सकते हैं जो एक ही मेथड होगी, अलग अलग डेटा टाइप को हैंडल करेगी। तो अलग डेटा टाइप के साथ वर्क करने का जो पावर है, क्लियर, जो ये कैपेसिटी, जो एक स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट है, ये हमको जेनरिक प्रोवाइड करेगा। जेनरिक का मतलब थॉट आपके माइंड में होना चाहिए, जनरलाइजेशन ऑफ क्लासेस, जनरलाइजेशन ऑफ मेथड्स, जनरलाइजेशन ऑफ योर इंटरफेसेस। क्लियर। कुछ भी बना रहे हैं ना हम तो थोड़ा सा वो जनरलाइज्ड हो। क्लियर। वो किसी एक टाइप स्पेसिफिक नहीं हो, बार बार मैं एक जैसा कोड रिपीट नहीं करूँगा, ये हम कुछ चाहते हैं चीज़ों को। अच्छा, क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जेनरिक नहीं था ना, जब तक ये जेडीके 1.5 में लॉन्च हुआ था, जावा 5 बोलो या जावा 1.5 बोलो उसको आप, वहाँ से जेनरिक फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। उसके पहले जो प्रॉब्लम्स आती थी वही मैं डिस्कस करूँगा अभी आज आपके साथ में यहाँ पर इसी लेक्चर में। तो थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि हम क्यों जेनरिक अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप सेफ्टी। हम चाहते हैं कंपाइल टाइम पर टाइप चेकिंग हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, ये जो टाइप वाली एरर है ये रन टाइम पे आती है। कोई मेथड ने मान लिया स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग इंटीजर। उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्ट्रिंग आ जाए, कोई एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आपको बार बार एरर आएगी कंपाइल टाइम पर, टाइप मिसमैच की यहाँ पर। तो सबसे जो पावरफुल बात है वो क्या है जेनरिक के साथ में, कि हम कंपाइल टाइम पर ही चेकिंग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं कोई कंटेनर बना रहा हूँ, कोई कलेक्शन बना रहा हूँ, तो जब मैं कोड लिख रहा हूँ ना, तो राइटिंग टाइम पे आपको अलर्ट हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, मेरा टाइप मिसमैच हो रहा है, मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया वो तो स्ट्रिंग पे था, और नाउ आई एम सप्लाइंग सम एम्प्लॉय, तो वहीं रोक देगा आपको कंपाइल टाइम पे। क्लियर। तो ये एक सबसे बड़ा इसका पावर है कि बजाय रन टाइम पे कोई एरर आए, क्लास कास्ट एक्सेप्शन की एरर आए, वो चेकिंग सारी मैं कंपाइल टाइम पे कर लूँ, क्यों रन टाइम का वेट करूँ। अरे एप्लीकेशन जब चलेगी और एक पता लगा बड़े सर्वर से एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है, और उस समय जब कोई एरर आएगी, उससे बजाय बेटर होगा कि जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, जब मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड टेस्ट कर रहा हूँ, तभी एरर आ जाए सारी। तो कंपाइल टाइम चेकिंग इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जेनरिक के साथ में।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नो नीड ऑफ टाइप कास्टिंग, क्योंकि जब तक जेनरिक नहीं होगा ना तब तक ये कास्टिंग करना पड़ेगी कि वो रिटर्न तो ऑब्जेक्ट कर रहा है, मुझे एम्प्लॉय में जाना है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, मुझे स्ट्रिंग में जाना है। तो बेटर ये होगा कि मैं जिस ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करूं, क्रिएट करूं, वो टाइप स्पेसिफिक हो। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग वाला होगा तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, उसकी मेथड भी। एक ऑब्जेक्ट अगर मैंने मान लिया एम्प्लॉय को लेके बनाया है तो उसकी मेथड 100% एम्प्लॉय पे काम करेगी। अगर मैं डबल या फ्लोट वैल्यू को लेके डील करना चाहता हूँ तो उसकी मेथड अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेगी। नाउ देयर विल बी नो नीड ऑफ टाइप कास्टिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसके, बहुत पावरफुल, जिसके कारण अपन ये पूरी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि क्यों कलेक्शन फ्रेमवर्क को डेप्थ में समझने के लिए जेनरिक्स जरूरी है। क्लियर। तीसरी बात हो गई रीयूजेबिलिटी, ये तो फायदा है ना, वन क्लास और मेथड विल बी एलिजिबल टू हैंडल मल्टीपल डेटा टाइप्स। तो ये इसका पावर है कि अब मेथड जो बनेंगी वो अलग अलग डेटा टाइप को हैंडल कर पाएगी। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट मल्टीपल टाइम सिमिलर कोड। क्लियर। एक जैसी क्लास बार बार बनाना नहीं पड़ेगी, एक जैसी मेथड को बार बार नहीं बनाना पड़ेगी, ये फायदा हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ रीयूजेबिलिटी। वन क्लास विल बी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। क्लियर। और कोड इंप्रूव हो गया हमारा। क्लियर। क्लीनिंग हो गई, रोबस्ट स्ट्रांग मेंटेनेबल कोड लिख पाएंगे अपन। क्लियर। तो क्वालिटी वाली जो बात है हमारी, वो सबसे बड़ी बात है। जो कोड क्वालिटी आप लिख रहे हो, क्लीन कोड हो गया, बड़ी क्लैरिटी होगी कि आपको समझ में आएगा कि मेरा अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट वन बनाया कलेक्शन का तो ये स्ट्रिंग के कलेक्शन को मेंटेन कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू इंटीरियर के कलेक्शन को मेंटेन कर रहा है, ऑब्जेक्ट थ्री एम्प्लॉय के कलेक्शन को मेंटेन कर रहा है। तो ये पावर है इसका। हर ऑब्जेक्ट जो होगा वो टाइप स्पेसिफिक होगा, अकॉर्डिंगली उसकी सारी मेथड अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर लेगी। तो ना तो रन टाइम पे कोई एरर आएगी आपके पास, सारी चेकिंग मैं कंपाइल टाइम पे कर लूँगा, कोई टाइप कास्टिंग की नीड नहीं होगी, कोई एडिशनल लेबर आपको लगना नहीं यहाँ पर। तो ये इसका पावर है, क्यों जेनरिक्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बात की ये क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है जेनरिक। तो यहाँ तक आने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हम कोड अगर समझें कि क्यों हम इस तरह के जेनरिक कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं, क्यों। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो बात मैंने बोली कि अगर मैं अलग अलग टाइप के लिए क्लासेस बनाने जाऊंगा तो करेंगे क्या अपन। मैंने बोला टेस्ट और हमने बोल दिया स्ट्रिंग एक क्लास है, इसमें मेरा टाइप क्या हो गया स्ट्रिंग, और एक हमने वेरिएबल दे दिया यहाँ पर, कोई एस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने स्ट्रिंग का, और एक हमने मेथड दे दी यहाँ पर सेट वैल्यू। मैं ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ आपको, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और हमने बोल दिया दिस डॉट एस असाइंस एस। अब हमने एक मेथड डिक्लेयर करी यहाँ पर स्ट्रिंग गेट वैल्यू। क्या कर देंगे यहाँ पर, हम क्या रिटर्न कर देंगे, अरे एस को हमने रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग के रूप में। अच्छा समझो इस बात को, अब आप ये जो था वो सिर्फ टेस्ट स्ट्रिंग टाइप की क्लास है, मेथड को समझना आप सेट वैल्यू है ना, मुझे फिर गेट वैल्यू, एक जैसे एफर्ट्स मुझे बार बार करना पड़ेंगे यहाँ पर। अब अगर मुझे स्ट्रिंग को डील करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेस्ट स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने OB1 इक्वल टू न्यू टेस्ट स्ट्रिंग, और OB1 डॉट सेट वैल्यू हमने बोल दिया ओसोप कोडिंग। और अब हमने क्या किया, वैल्यू रिटर्न कराई, बाहर वाले एस में ले लिया, या इसको हमने S1 बोल दिया, अभी OB1 डॉट गेट वैल्यू, और ये डेटा हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर स्ट्रिंग इज। अब नीट थोड़ी समझना यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ इसको रन करेंगे तो बड़े आसानी से रन हो रहा है। एक स्ट्रिंग मैंने पास की,
उसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर लिया, दिख रहा है, स्ट्रिंग इज ऑल्सो कोडिंग। अब आप समझना, मुझे सिमिलर वे में अगर कोई इंटीजर वैल्यू भेजना हो तो क्या करेंगे हम, मैं ऐसी की ऐसी एक क्लास और बनाऊंगा, इतनी मेहनत में इंटीजर के लिए कर रहा हूँ। फिर से क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने इसको बोल दिया टेस्ट इंटीजर, डेटा टाइप मेरा क्या हो गया अब, इंट। समझना मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, आप मेरे चेंजेस को ऑब्जर्व करना कि जहाँ जहाँ स्ट्रिंग थी ना वहाँ सब जगह इंटीजर आ गया। क्लियर, इंटीजर वैल्यू रिटर्न है। कोई कुछ कोड में चेंज दिखा क्या आपको, जो कोड मैंने स्ट्रिंग के लिए लिखा था ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ जहाँ जहाँ स्ट्रिंग था वहाँ क्या आ गया, इंट। और वैसा ही कोड में यहाँ भी लिख दूंगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो मेरा इंटीजर पे काम करे। मैंने कॉपी किया, नाउ यू कैन सी क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट 2 बना लिया जो किस पे काम कर रहा है अब, इंटीजर पे। और वैल्यू क्या सेट कर दी आपने, 22, और ob2 डॉट सेट वैल्यू। अच्छा, वैल्यू रिसीव क्या होगी, इंटीजर होगी। यहां पर एक वेरिएबल ले लिया हमने, जो भी एक्स ले लो आप, यहां पर ob2 डॉट गेट वैल्यू। और अब की बार मैंने क्या किया, इंटीजर इज, और एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। देखो आप क्या हो रहा है, कोई बड़े एफर्ट्स नहीं है, दो अलग अलग लाइन में आ गया, स्ट्रिंग इज ऑल्सो कोडिंग एंड दैट इंटीजर इज 22। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है आपने को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या कर रहे हैं अपन, एक जैसे एफर्ट्स। देखो आप टेस्ट स्ट्रिंग को ऑब्जर्व करो, टेस्ट इंटीजर को ऑब्जर्व करो। अच्छा, अब मैं डबल वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, बुलियन मैनेज करना चाहता हूँ, तो क्या दिख रहा है आपको, यही जो क्लास है एज इट इज क्लास, अलग अलग डेटा टाइप के लिए लिखते जाऊंगा मैं। कल मैं एम्प्लॉय बना लूँ और मुझे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ लेना हो, यूज़ करना हो अंदर कहीं पर, अरे अगर मुझे एम्प्लॉय भेजना होगा तो एम्प्लॉय क्लास होगी कहीं भी, और एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट भेज दूंगा, जहाँ स्ट्रिंग है ना वहाँ एम्प्लॉय आ जाएगा एस, और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर दूँ, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूँ। सिमिलरली स्टूडेंट होगा। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जैसी एफर्ट्स, सब कुछ एक जैसा, सारा काम पूरी मेहनत एक जैसी है, लेकिन आपको क्या है, मेहनत करना पड़ रही है। हर डेटा टाइप के लिए मुझे पूरी क्लास अलग अलग बनाना पड़ रही है। तो जेनरिक क्या बोलता है कि जेनरिक तक पहुंचने के पहले इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, मतलब जेनरिक तक पहुंचने के पहले अगर बोलूँ कि ठीक है, मुझे एक तरीका मेरे पास है कि मैं एक ही क्लास बनाऊंगा और ये सब काम कर दूंगा, क्यों, जेनरिक की रिक्वायरमेंट है। तो वो तरीका है क्या, वो तरीका ये होगा, हमने यहाँ पर क्लास का नाम बोल दिया टेस्ट, और हमने यहाँ पर बोल दिया ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर दे दिया एक, जहाँ मैं इंटीजर स्ट्रिंग और ये सब लिख रहा था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। क्यों, हम सभी ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्लास सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास है। अच्छा, फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप को कैसे हैंडल करोगे, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के कन्वर्जन के लिए हमारे पास रेपर क्लासेस है। अब याद करो, सारी रेपर क्लासेस याद होगी आपको, इंट के लिए इंटीजर, फ्लोट के लिए एफ कैपिटल हो के फ्लोट, कैर के लिए कैरेक्टर सी कैपिटल के साथ पूरा, बुलियन का बी कैपिटल। हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की इक्विवेलेंट एक रेपर क्लास है। तो ये जितनी वैल्यूज़ हैं, अगर मुझे एक सिंगल क्लास बना के ये पूरा ऑपरेशन को मैनेज करना है तो हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट पता है अपने को। हमने रेपर क्लासेस पढ़ी, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग पढ़ी है। मतलब मैं यहाँ पर फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, ऑटो बॉक्सिंग मतलब ऑटोमेटिक किसी प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और वैसे ही ऑब्जेक्ट टाइप को अनबॉक्स करके आप प्रिमिटिव टाइप में ला सकते हो। ये पूरा काम अब ऑटोमेटिक होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग। क्लियर, तो ये प्रोग्रामर के एफर्ट्स कम हो जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या एफर्ट्स कम हो गए, थोड़ा समझते हैं अपन। हमने एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया,
इसको हमने OB1 डॉट सेट वैल्यू भेज दी। प्रॉब्लम देखो कहाँ आ रही, गेट वैल्यू में। क्यों आ रही है? क्योंकि गेट वैल्यू का रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मुझे रिसीव का करना है स्ट्रिंग में। अगली बार मुझे रिसीव करना है इंटीजर में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो गई, अब ये कंपाइल टाइम पे एरर दिख रही है, तो यहाँ पर आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो देखो टाइप कास्टिंग की तकलीफ समझ में आ गई। क्या हुआ, डॉट गेट वैल्यू से मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर मैंने S1 को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर काम एक क्लास में हुआ है मेरा, देखो आप, क्लियर। लेकिन वो उसने सब जगह पे ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट सारी क्लासेस की टॉप लेवल क्लास है, पेरेंट क्लास। अब यहाँ पर भी क्या नीड होगी, देखो आप, जब मुझे इंटीजर में डील करना है, क्लास तो एक ही है, कोई इशू नहीं ऑब्जेक्ट 2 बनाने में। सेट वैल्यू में भी कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं आया? क्योंकि 22 जो था वो ऑटो बॉक्सिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट क्लास में उसको रिसीव कर लिया। यहाँ पर मतलब ये मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ पड़ोस में, देखो आप, ये काम इंटरनली कैसे होगा, ये काम हो रहा है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 22, ये कन्वर्ट कर देगा इसको इंटीजर ऑब्जेक्ट में। और इंटीजर ऑब्जेक्ट बेस ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है, ये जाके उसमें असाइन हो जाएगी वैल्यू। क्लियर। अच्छा, आजकल लिखना क्यों नहीं पड़ती, मेहनत क्यों नहीं करना पड़ रही आपको इंटीजर ऑब्जेक्ट की? क्योंकि ऑटो बॉक्सिंग है। ऑटो बॉक्सिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें कोई मेहनत करने की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं बोल दूं OB1 इक्वल टू 22, ये ऐसा पूरा लिख सकते हैं अपन अब सीधे सीधे। ये वाली लाइन भी सीधे सीधे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रही है। मतलब ये जो न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उसकी नीड ही नहीं मुझे अब यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट वैल्यू जा रही है। अच्छा, प्रॉब्लम कब है, जब वहाँ से मेरे पास वैल्यू रिटर्न हुई, तो कैसे रिटर्न हो रही, देखो, के नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इंट। ऑब्जेक्ट टू इंट में नहीं जा सकते अपन। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग। हो क्या रहा है, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, समझना बात को। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इंट एक्स इक्वल टू, अगर कोई इंटीजर ऑब्जेक्ट आपने दे दिया तो ये डॉट इंट वैल्यू कॉल होती है इसके साथ में मेथड, जो कि ऑटो अनबॉक्सिंग में रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब ये सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है पूरा, ये ऑटो अनबॉक्सिंग है। अनबॉक्सिंग कारण सीधे इंटीजर मिल गया था, क्लियर। और वो इंटीजर कास्ट होके रिजल्ट आ गया। मतलब पहले इसने इंटीजर ऑब्जेक्ट दिया और इंटीजर ऑब्जेक्ट को मैंने इंट कन्वर्ट करके भेज दिया, क्लियर। और अगर मैं यहाँ इंटीजर भी लिख दूंगा ना तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अनबॉक्सिंग की जो स्टेप है ये अभी भी लिख सकते हो आप। देखो आई परेशानी कुछ आई क्या, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा और ऑब्जेक्ट फिर अपने आप अनबॉक्स होकर प्रिमिटिव टाइप में आ गया। अगर एक स्टेप की क्लियरिटी और लेना है तो अब देखो अब वही सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्रोग्रामर के एफर्ट्स कितने हो गए। अब सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्लास से ड्रॉबैक क्या हो गया कि ये जो पूरे एफर्ट्स थे, ये पूरे एफर्ट्स प्रोग्रामर के हो गए। अब एक तो कंपाइल टाइम चेकिंग नहीं है, क्योंकि अगर कोई मिसमैच होगा रन टाइम पे पकड़ में आएगा वो, क्लियर। कि आपने ग्रुप बना तो लिए, कलेक्शन बना तो लिए, लेकिन वो जेनरिक बेस्ड नहीं है। हम चाहते हैं सब कुछ जेनरिक बेस्ड हो। तो जेनरिक बनाने के लिए क्या हो गया, पहला रास्ता तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट कोड लूँ कहीं ना कहीं कॉमन, तो जेनरिक प्योर ऑब्जेक्ट टाइप में काम करता है। जेनरिक कभी भी प्रिमिटिव टाइप में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बार बार आपको ये कन्वर्जन की नीड आ रही है और मुझे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही इंटरेक्ट करना है बार बार। तो ये एक सबसे इसेंशियल पार्ट है जेनरिक का हमारे पास, क्लियर। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आप चाहो तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भेज दो। बस ये जो टाइप कास्टिंग वाली मेहनत है ये आपको करना पड़ रही है यहाँ पर। तो ये सोल्यूशन अभी परमानेंट नहीं है। इसलिए हमने बात करी थी कि अब हम यहाँ पर बात करेंगे जेनरिक टाइप की। ऐसी क्लासेस, ऐसे कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे जो जेनरिक बेस्ड हो, जिसमें कंपाइल टाइम पे चेकिंग हो जाए, टाइप कास्टिंग जो मैं बार बार कर रहा हूँ ये चिंता भी खत्म हो जाए, क्लियर। रीयूजेबिलिटी का पावर बढ़ जाए हमारा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं किसी भी जेनरिक क्लास के अंदर,
टाइप पैरामीटर होगा, एक प्लेस होल्डर सिंबल है, बहुत कॉमन में तो हम लोग टी यूज़ करेंगे फॉर टाइप पैरामीटर। बाकी ई भी बहुत ज़्यादा दिखेगा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वी दिखता है की वैल्यू कॉम्बिनेशन के लिए कहीं भी, क्लियर। ये की वैल्यू में भी आ सकता है और एक वी टी कॉमा वी, अगर दो अलग अलग जेनरिक टाइप आपको पास करना हो तो भी आप ले सकते हो, तो दो में से कोई भी ले सकते हैं। इवन आप कोई और भी कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, कोई और वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो देट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। पर जो कन्वेंशन है उसको अडॉप्ट करेंगे अपन, जो जावा का कन्वेंशन है, जिस कन्वेंशन को जावा ने थ्रू आउट यूज़ किया हुआ है, कहीं जगह आपको के कॉमा वी दिखेगा, कहीं ई दिखेगा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, तो हम लोग उसी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में भी यहाँ पर। तो दैट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ डेटा, डेटा मेरा किस टाइप का आएगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से इंप्लीमेंट होगा पूरा। फिर आता है टाइप आर्ग्यूमेंट। जब मैं वैल्यू भेजूंगा तो ये तो पैरामीटर है जहाँ वैल्यू रिसीव हो रही है, जब मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो वो स्ट्रिंग होगी, इंटीजर होगी, डबल होगी, जो मैंने कास्टिंग करना पड़ी ना, अभी देखो याद करो आप, मैं वैल्यू तो ऐसे ही भेज रहा हूँ, या तो स्ट्रिंग भेजूंगा उस ऑफ कोडिंग, कभी इंटीजर भेजूंगा, कभी डबल वैल्यू भेजूंगा। बस अब ये ध्यान रखना है कि हम काम ऑब्जेक्ट में करेंगे। क्यों ऑब्जेक्ट में करेंगे? क्योंकि इन सबके लिए मेरे पास रेपर क्लासेस हैं। हर डेटा टाइप के लिए एक क्लास है, प्रिमिटिव टाइप इंट के लिए इंटीजर, डबल के लिए डबल, फ्लोट के लिए एफ कैपिटल फ्लोट, बुलियन स्मॉल के लिए बुलियन का बी कैपिटल। ऐसी सारी क्लासेस है हमारे पास जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कई बार इन चीज़ों को देखा और अच्छा फुर्सत में हमने रेपर क्लासेस को समझा था यहाँ पर। तो टाइप आर्ग्यूमेंट ये रिप्लेस कर देंगे वैल्यू के बेस पे। हर ऑब्जेक्ट, हर कलेक्शन का ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू का कलेक्शन होगा, या तो वो सारे इंटीजर का कलेक्शन होगा, सारे स्ट्रिंग का कलेक्शन होगा, क्लियर, सारे एम्प्लॉय का कलेक्शन होगा, सारे कस्टमर का कलेक्शन होगा, सारे यूज़र्स का कलेक्शन होगा। तो ये डिपेंड करेगा, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है यहाँ पर। फिर एक नई बात यहाँ पे मिलेगी, बाउंडेड टाइप और वाइल्ड कार्ड। जो मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क, एक्सटेंड्स, सुपर, ये चीज़ें भी आपको मिलेगी सारी। पर ये अभी इसको समझना इनिशियली इतना आसान नहीं कि हम बस बात करें और क्लियर हो जाए। अलग अलग लेक्चर में इन सब चीज़ों को मैं कवर करूँगा, क्लियर। पहले तो हम शुरुआत करेंगे टाइप आर्ग्यूमेंट, टाइप पैरामीटर कैसे मैच होते हैं। फिर हम बात करेंगे बाउंडेड टाइप के अलग लेक्चर में, वाइल्ड कार्ड की एक अलग लेक्चर में। और फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क को जब हम समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें, इसके कारण हमारे लिए कितना आसान हो गया है अब आने वाले कॉन्सेप्ट को समझना। बहुत ज़्यादा मेहनत की नीड नहीं होगी हमको यहाँ पर। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। अगर मैं कहीं जेनरिक को यूज़ करता हूँ तो सबसे पावरफुल यूज़ क्या है इसका? कलेक्शन फ्रेमवर्क। हम टाइप सेफ कलेक्शन बना पाएंगे अब। अरे कलेक्शन फॉर स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, डबल टाइप, एम्प्लॉय टाइप, देखो लिस्ट, स्ट्रिंग, मैप, इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, कोई भी हो तो दो एग्जांपल लिखे हैं, लिस्ट का और मैप का। सेट हो, स्टैक हो, क्यू हो, सब कुछ जेनरिक बेस्ड होगा। मतलब आपको जो भी क्लास कलेक्शन की पढ़ोगे ना आप, चाहे वो कोई डेटा स्ट्रक्चर हो या फिर कोई एल्गोरिथम की मेथड हो, क्लियर, हर जगह अब आपको ये ब्रैकेट और पासिंग पैरामीटर, ये सारे टाइप अब देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो ये बात हो गई कि हम टाइप सेफ कलेक्शन बना पाएंगे, ये पावर आ गया हमारे पास। अब यूटिलिटी क्लासेस जो होंगी, रीयूजेबल क्लासेस बना पाएंगे कॉमन टास्क के लिए, जैसे पेयर है, ट्यूपल है, क्लियर, मैप है, आगे सेट है, इन सब का यूज़ कर पाएंगे हम डेटा मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं, क्लियर। कई तरह के एल्गोरिथम्स होंगे हमारे पास डिफरेंट, क्लियर, राइट, जेनरिक एल्गोरिथम्स फॉर सॉर्टिंग, सर्चिंग, आपको कहीं डेटा मतलब ऐड करना है, कहीं से रिमूव करना है, कई तरह की मेथड्स होंगी, कई तरह के एल्गोरिथम्स होंगे इंपॉर्टेंट, क्लियर। खासकर सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के कंटेनर में आपको डेटा को सर्च करना है, सॉर्ट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी रिक्वायरमेंट का।
तो जेनरिक बेस एल्गोरिथम डिज़ाइन कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर। डेटा स्ट्रक्चर बना पाएंगे कॉमन सारे, लाइक स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये सब बनेंगे। तो आपको कोड लिखना नहीं है जीरो से। तो दो चीज़ होती है, डीएसए का जावा से इम्प्लीमेंट करना है तो हम या तो एक एक कोड खुद का लिखें, कंटेनर बना बना के उनको अरे के रूप में, उनको स्टैक के रूप में, लिंक लिस्ट के रूप में, क्यू के रूप में उसका इम्प्लीमेंटेशन दें। जैसा नॉर्मली C++ हम देते हैं, पाइथन में देते हैं, किसी भी लैंग्वेज से हम डीएसए को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, इसको पढ़ने के बाद, जेनरिक कलेक्शन को पढ़ने के बाद आपका जावा का डीएसए वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि हम कई चीज़ों में जहाँ भी हमको कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह में फास्ट रिक्वायरमेंट होगी, कहीं भी आपको डीएसए सीधा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़ करना है, तो हम थोड़ी डीएसए का एक्चुअल कोड लिखने जाएंगे। पूरा डीएसए कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करना है। रेडी क्लासेस हमारे पास, पूरी एपीआई बनी बनाई है, ओपन सोर्स है। आप सीधे ओपन करो लाइब्रेरी को, देखो रिटर्न टाइप वगैरह, पासिंग पैरामीटर, जेनरिक टाइप को समझो और यूज़ करो सीधे। यहाँ भी आदत वैसे ही डालेंगे हम कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं पढ़ेंगे जो जिसके लिए हमें लगे कि ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। बड़ी आसानी से, बड़े कॉन्फिडेंस से हम लोग इस पूरे टॉपिक पे कमांड करेंगे, देखते जाएंगे, दिखेगा आपको ये कॉन्फिडेंस। तो ये दोस्तों रिक्वायरमेंट है हमारी कि जेनरिक क्या है और क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आपको समझ में आ गया कि मैंने अगर कोई सिंगल क्लास बना भी दी तो ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, या ऑब्जेक्ट क्लास के साथ में इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। और जब ऑब्जेक्ट क्लास इंटरेक्ट करेगी तो ये टाइप कास्टिंग तो एक मेजर इश्यूज़ है। अब जितने अलग अलग टाइप से इंटरेक्ट करोगे हर बार ये प्रॉब्लम आएगी। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम जेनरिक क्लास, जेनरिक मेथड के रूप में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस लेक्चर में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जेनरिक का कॉन्सेप्ट क्या और क्यों ज़रूरी है। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में परमानेंट रहना चाहिए। का इंटरव्यूअर अगर पूछ रहा है कि जेनरिक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जेनरिक जो है दे प्रोवाइड द कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग। अब ऐसा नहीं होगा कि रन टाइम पे जाके पता लग रहा है कि टाइप मिसमैच वाला कोई इशू आ रहा है। दूसरा, टाइप कास्टिंग की नीड नहीं है, क्योंकि जब मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो टाइप स्पेसिफिक होगा और उस पूरा ऑब्जेक्ट में जितनी मेथड्स हैं वो भी अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। तो बार बार मुझे टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा। जो मैं गेट वैल्यू बना रहा हूँ, कभी मैं इंटीजर के लिए बनाऊंगा, कभी स्ट्रिंग के लिए बनाऊंगा, कभी डबल वैल्यू के लिए बनाऊंगा, तो वो स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी। बार बार मुझे टाइप कास्टिंग नहीं करना पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये वो सिचुएशन थी जहाँ से हम समझ के आए कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले जब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको दिखेगा कि जेनरिक का पावर ये कैसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होगा हमें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी अपडेट करें कि ये जो सीरीज़ है कलेक्शन की, ये आपको एक बहुत रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन आपके करियर में देगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो फिर आप पाइथन में जाएं, C++ में, STL में जाएंगे, चीज़ें आपको समझ आएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ा है। हम इंटरफेस को समझ रहे हैं, जेनरिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फिर इन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट करके भी आप ज़रूर बताएं आपको कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ जावा में। और ये सब चीज़ें आएंगी, फीडबैक आएगा तो हम ज़्यादा रिफाइंड कंटेंट आपको दे पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट ठीक लगा होगा, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।